ओके बच्चे। आज हम पढ़ेंगे अपने भूगोल का 9वां पाठ व्यापार। व्यापार अंग्रेजी हम इसे बिजनेस कहते हैं। ठीक है, बिजनेस तो आप लोग बहुत खुशी से समझते होगे, अच्छे से लगता भी होगा। लेकिन व्यापार क्या है? जैसे हम अपनी दिन भर की जो दैनिक जरूरत होती है, दिन भर की जो हमारी जरूरतें होती हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी जरूरत है, कौन कौन सी वस्तु चाहिए। तो जैसे अभी आज सुबह हम पढ़ने बैठे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने बैठे तो सबसे पहले हमें किताब चाहिए, पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए। तो कभी सोचा है आपने कि नोटबुक, किताब, पेन, पेंसिल कहाँ से आई? ठीक है, हमने तो जरूरत थी, हमने दुकान से ले ली। दुकान वालों ने कहाँ से ली? उन्होंने किसी और से ली। उन्होंने किससे ली? जिन्होंने इसको बनाया। उन्होंने कब बनाया? उनको जब पता चला कि किसी की जरूरत है। जब हमारी जरूरतों को पूरे करने के लिए जो वस्तु बनाई जाती है और फिर बाजार में बेचा जाता है, और जब हम अपनी जरूरत के सामान को खरीदते हैं, ठीक है, कि हमें जरूरत है इसलिए हमने उसको खरीदा, इसी चीज को हम व्यापार कहते हैं। समझ में आया बच्चे? क्योंकि हम अपनी जरूरतों के अनुसार पूरा करने के लिए सामान खरीदे, तो इसे ही हम आम भाषा में कैसे कहेंगे कि हमको उसकी जरूरत थी, हमें उसकी मांग थी, दुकानदार ने हमें उसकी पूर्ति कर दी। मतलब उन्होंने हमको दिया। जब हमने मांग की तो उसने उसकी पूर्ति की। मतलब जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, लाभ हानि क्रय विक्रय, हाँ, खरीदना बेचना, यही खरीदना बेचना क्रय विक्रय लाभ हानि सब हमारा व्यापार के अंतर्गत आता है। तो आज हम इससे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यापार क्या है। ठीक है बच्चा, आगे देखिए। व्यापार की संकल्पना, व्यापार किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जिस जो जो जरूरत हमको पड़ती है, जिसकी भी आवश्यकता होती है, उसकी मांग हम करते हैं। और जब हम मांग करेंगे तो मार्केट में, बाजार में वो सामान उपलब्ध होगी, तो हम कुछ उसे पैसे देकर खरीदते हैं। मतलब क्रय विक्रय किया, खरीदना और बेचना। अगर हमको कभी कभी कुछ सामानों की जरूरत नहीं होती है तो हम उसे बेच भी देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? व्यापार हो जाता है। व्यापार एक आर्थिक क्रिया होती है, मतलब पैसे के लेन देन की, आज भी पैसे के लेन देन के बीच में होती है। समाज में लोगों की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए हमें व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। समाज में लोग आर्थिक जीवन को एक दूसरे पर निर्भर होता है। जिससे हमारा जो आर्थिक जीवन है, हम अकेले जीवन नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको दूसरी चीजों की भी आवश्यकता होती है। जो चीज हमारे पास नहीं वो दूसरों के पास है, तो हम दूसरों से वो ले लेते हैं। और उनको जो जरूरत है, वो सामान हमारे पास है, उनके पास नहीं है, तो वो हमसे ले लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। और जैसे कोई भी प्रदेश, कोई भी गांव, कोई भी देश परिपूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता बच्चा। क्यों? क्योंकि उसके पास हर चीज तो नहीं होती। कुछ दूसरे के पास होती है, कुछ हमारे पास होती है। तो कैसे होता है, जो उनके पास नहीं उनको दे देते हैं, कुछ हमारे पास नहीं हम ले लेते हैं। और इस तरह क्या होता है, जो लेन देन होता है, जो लेन देन होता है वो क्या हो जाता है? व्यापार हो जाता है। लोगों की आवश्यकता, लोगों की आवश्यकता, सर स्क्रीन है, लोगों की, लोगों की आवश्यकता है हाँ, हम उसे व्यापार कहते हैं बच्चा। ठीक है, तो आपको ये व्यापार समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं बच्चा, आयात और निर्यात किसे कहते हैं। ठीक है, अभी देखो, हमारा भारत देश तो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, गन्ना होता है, गन्ने से हम शक्कर बनाते हैं। ठीक है, चाय पत्ती भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सब जो चीज हमारे यहाँ है, आवश्यकता से अधिक है। ठीक है, अभी हम आवश्यकता से अधिक है तो हम उसे बाहर दे सकते हैं ना। ठीक है, तो जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे देशों से ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज हम दूसरे देशों को देकर अपनी आवश्यकताओं की चीज ले सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम आपको एक संकल्पना दिखाते हैं कि आयात और निर्यात किसे कहते हैं। ठीक है, आयात और निर्यात अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मूलभूत क्रियाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। ठीक है,
एक दूसरे के साथ, पूरे विश्व के देश एक दूसरे के साथ जो व्यापार करते हैं उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राष्ट्रीय व्यापार कैसे हो गया? अपने देश के अंदर, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे हो जाता है? विदेशों के साथ करना। ठीक है, तो आयात और निर्यात मतलब कुछ सामान लेना, कुछ सामान उनको देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मूलभूत क्रियाएं हैं। जब कोई देश किसी दूसरे देश के से वस्तुएं अथवा सेवाएं खरीद कर लाता है, तब उस क्रिया को हम आयात कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में हम उसे इम्पोर्ट कहते हैं कि हमने इसे इम्पोर्ट किया। और कभी कभी कोई सामान रहता है ना, अरे ये इम्पोर्टेड है, आप लोग बोलते हो ना, अरे ये चीज तो इम्पोर्टेड है, मतलब दूसरे देश से आई हुई है, विदेशों से आई हुई है। समझ में आया? अरे इम्पोर्टेड ड्रेस दिखाना, इम्पोर्टेड सामान दिखाना, ऐसे हम कहते हैं ना अपनी ज्यादा दिखाने के लिए कि इस देश का हम सामान यूज कर रहे हैं। आजकल देखो मोबाइल वगैरह भी आप लोग यूज करते हैं, तो ये मेरा इम्पोर्टेड मोबाइल है, ऐसे करते हो ना। क्यों करते हो, क्यों बताते हो? क्योंकि वो दूसरे देशों में बना हुआ है, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से उस देश से मंगवाया है, आयात करवाया है। अभी समझा आपको? जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुएं और सेवाएं खरीद कर लाता है, इस क्रिया को आयात कहते हैं, मतलब हमने अपने देश में उसे लाया है। ठीक है, तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए बच्चा, जब किसी देश की आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाता है और अतिरिक्त उत्पादन उस देश को बेच दिया जाता है, तो उसकी आवश्यकता होती है। विक्रय की ऐसी क्रिया को हम निर्यात कहते हैं। देखो विदेशों में बहुत ज्यादा गेहूं नहीं होता है, शक्कर नहीं होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे भारत देश से करते हैं कि व्यापार करते हैं कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, आपके हमें आपसे ये सामान चाहिए। तो भारत देश क्या करता है, वो सामान के बदले पैसे लेकर उनको वो सामान देता है, क्योंकि हमारी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से जो अतिरिक्त होता है वो उसे बेच देते हैं। ठीक है, बेच देते हैं, तो कैसे, किसी देश की आवश्यकता थी, उस देश की आवश्यकता थी और हमारे पास अधिक उत्पादन था, तो जो हमारा अतिरिक्त मतलब बचा हुआ, हाँ, अतिरिक्त उत्पादन उस देश को बेच दिया जाता है, तो उसकी आवश्यकता पूर्ण हो गई। तो ऐसी विक्रय की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निर्यात, मतलब इस देश से एक्सपोर्ट हो गया वो सामान। ठीक है, हमारे देश से एक्सपोर्ट हुआ। तो अभी ये बात समझ में आई? आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाओगे, आयात और निर्यात। समझ में आया बेटा? जब विदेशों से सामान हमारे यहाँ आता है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, जब हमारे देश से बाहर देश में जाता है उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कब करते हैं? जब हमारे पास अतिरिक्त सामान होता है। ठीक है, कि उस देश की जरूरत है, उनको चाहिए, जब हमारे देश में अतिरिक्त है तब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इस क्रिया को हम आयात और निर्यात कहते हैं। यह आपको अच्छी तरह समझ गया होगा बच्चा, हाँ, कि किस तरह सामान अदला बदली किया जाता है कि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। आगे देखिए बच्चा, आपको 3 आकृति दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। इसमें हम समझेंगे कि व्यापार संतुलन कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चे, व्यापार का संतुलन मतलब यहाँ पर व्यापार किसी देश के विशिष्ट कालावधि में आयात और निर्यात के कुल मूल्य में होने वाले अंतर को, मतलब जो आयात और निर्यात है उसमें जो मूल्य का, पैसे का जो अंतर है, वो समझने के लिए हमको यहाँ पर संतुलन समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया बच्चा? व्यापार में संतुलन किस प्रकार हो रहा है? अभी देखो, अगर हमने बहुत सस्ते में सामान बेच दिया उनको, ठीक है, और उनसे हमने बहुत महंगे में सामान लिया, तो क्या हमारे व्यापार का संतुलन बराबर हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। उन्होंने बहुत महंगा सामान दिया, हमने बहुत कम में सामान दिया, लेकिन ये भी नहीं होता कि उस सामान का मूल्य दोनों का बराबर हो। समझ में आया बच्चा? अगर एक मोबाइल का दाम और आटे का दाम बराबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो इस तरह हम कितना सामान आयात कर रहे हैं और कितना सामान निर्यात कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा? तो यहाँ हम अपनी जनसंख्या के अनुसार जो अतिरिक्त सामान है, जो उनकी जरूरत है, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा सामान बचा हुआ, हम बोलेंगे तुम सब ले लो, तो वो तो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो कैसे होता है कि जो किसी भी देश की विशिष्ट कालावधि, मतलब विशिष्ट कालावधि मतलब एक समय के अनुसार आयात और निर्यात के कुल जो मूल्य होते हैं उसमें अंतर हो जाता है, और इसे ही अंतर को हम संतुलित, यहाँ पर व्यापार का संतुलन बताने के लिए कहा जाता है।
इसीलिए आयात और निर्यात में संतुलन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अपनी आकृति अ वाली आकृति। देख रहे हो बच्चा, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, आयात अधिक है, निर्यात कम है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सामान ज्यादा मंगवाया और भेजा कम। ठीक है, आयात ज्यादा हो गया, निर्यात कम हो गया, तो ये कैसा व्यापार हो गया? प्रतिकूल व्यापार हो गया। समझे? दूसरा आकृति आप देखोगे तो यहाँ पर कैसे है कि प्रतिकूल व्यापार में है आयात मूल्य निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है। देखो, निर्यात का मूल्य कम था, आयात का मूल्य ज्यादा था। आयात का मूल्य ज्यादा था, जैसे अभी मैंने मोबाइल का और आटे का उदाहरण आपको बताया, तो ये प्रतिकूल व्यापार हो गया। अभी यहाँ पर आप दूसरी आकृति देखेंगे अनुकूल व्यापार की। आ की आकृति आप ध्यान दो बच्चा, यहाँ पर है निर्यात का मूल्य आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक होना। ठीक है, मतलब जो आयात हमने सामान मंगाया है उसका मूल्य कम है, और जो हमने यहाँ से अपने देश से भेजा है, निर्यात किया है, उसका मूल्य अधिक है। तो ये अनुकूल व्यापार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमको प्रॉफिट में है हम, है ना, तो ये हमें अनुकूल व्यापार हो गया जाता है। तो जिसमें आयात में अधिक और निर्यात में कम मूल्य होता है वो प्रतिकूल, और जिसमें निर्यात में अधिक और आयात में कम होता है वो अनुकूल। समझ में आया बच्चा? तो और तीसरी आकृति है ब वाली आकृति, आप देखिए बच्चा, जिसमें दोनों का बैलेंस बराबर है। आयात और निर्यात, आयात और निर्यात दोनों का बैलेंस बराबर है, उसे हम कहते हैं संतुलित व्यापार। कौन सा व्यापार कहते हैं बच्चा? संतुलित व्यापार कहते हैं, क्योंकि हमने आयात भी उतनी ही मात्रा में किया और निर्यात भी उतनी ही मात्रा में किया है। जब आयात और निर्यात का मूल्य लगभग समान हो जाता है, उसे हम संतुलित व्यापार कहते हैं। तो पहले तो हमने आयात निर्यात के बारे में सीखा था बच्चा, कि हम बाहर से सामान मंगाए, निर्यात मतलब हमने बाहर सामान भेजा। अभी देखो प्रतिकूल में दिखा रहे हैं कि हमने आयात का जो मूल्य है वो ज्यादा है, निर्यात का मूल्य कम। अनुकूल में दिखाया जा रहा है निर्यात का अधिक, आयात का कम। और संतुलित व्यापार में दिखाया गया है आयात और निर्यात का जो मूल्य है वो समान मूल्य है। तो इस तरह तीन प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरह व्यापार में संतुलन बनाया जा सकता है। हाँ, तो व्यापार में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चा। क्यों? क्योंकि व्यापार एक सरल तरीके से करना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे के साथ में उनके अनुरूप करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो आगे की तरफ हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब जब हम विदेशों में अनेक देशों के साथ जो व्यापार करते हैं, उसमें हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमें तो उस बात की जानकारी होनी चाहिए ना कि हमें किस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम विदेशों में एक देश का नियम दूसरे देश के नियम से समान नहीं होता है। ठीक है, उस देश के नियम क्या है, हमारे देश के नियम क्या है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो देश का जो व्यापार है करने के लिए हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, लाभ होता है कि नहीं उस देश के साथ हमको व्यापार करने पे, ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कुछ व्यापार के नियम बनाए गए हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ व्यापार के लिए उन्होंने कुछ संगठन भी बनाए हैं। विश्व में कुछ संगठन बनाए गए हैं व्यापार करने के लिए। क्यों व्यापार के लिए संगठन बनाए गए हैं? क्योंकि जो व्यापार होता है वो विदेशों एक दूसरे देश के साथ हम कर सकते हैं। सभी सभी एक दूसरे के साथ जब व्यापार करते हैं तो उनकी नीतियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, नीतियां अलग अलग है, सामान अलग अलग है, उनके कानून अलग हैं, उनके पैसे का मूल्य मुद्रा का मूल्य अलग है। ठीक है, हमारे यहाँ पैसे का मूल्य क्या है, उनके यहाँ पैसे का मूल्य क्या है। और प्लस पॉइंट क्या है कि उनकी भाषा भाषा भी अलग अलग होती है। ठीक है, उनकी न्याय व्यवस्था अलग होती है, नीतियां अलग होती है। ये सब पे ध्यान देने के लिए उस संसार में संगठन बनाए गए हैं। उस संगठन जो है वो बहुत सारे संगठन हैं, वो किस तरह से काम करते हैं कि आपसी तालमेल बिठाए, कि व्यापार करने के लिए एक देश दूसरे देश के साथ तालमेल बिठाकर अपना
व्यापार कर सके। ठीक है बच्चे, तो चलो पहले हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में ध्यान देंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यापार की प्रक्रिया को स्वरूप में व्यापार की अपेक्षा कठिन होती है। व्यापार दो या दो अधिक देशों के बीच में होता है। ठीक है, हम दो देश या अधिक देश या तीन देश मिलके भी व्यापार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कितने, लेकिन व्यापार करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, उसके अंदर अधिक लोग भी कर सकते हैं। इस देश में देश की आर्थिक व्यवस्था, सरकारी नीतियां, मतलब सरकार ने कौन सी नीतियों के साथ नियम बनाए हैं, बाजार का केंद्र क्या है, कानून, न्याय व्यवस्था, मुद्रा, भाषा आदि घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। देशों के बीच आपसी राजनीतिक संबंधों का भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। देखो देश के संबंध आपस में कैसे हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे के साथ मनमुटाव रहेगा तो क्या वो एक दूसरे को सामान अच्छा देंगे? नहीं दे सकते। क्या अच्छे उचित मूल्य लगाएंगे? नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले ये देखना है कि उनका आपसी संबंध कैसा है। ठीक है, उनकी मुद्राओं में कितना अंतर है, उनकी न्याय व्यवस्था में क्या अंतर है, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सॉरी। तो देखना पड़ता है देशों के बीच में आपसी राजनीतिक संबंध का, हाँ, कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे बच्चा, कभी कभी होता है कि व्यापार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटों के कारण देश के बीच आपसी संबंध और समझौते पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे टालने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। देखो कभी कभी कैसा होता है कि दो देश या दो देशों से अधिक आपस में व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को उनको वो सामान नहीं पसंद आ रहा है, या उनकी क्वालिटी नहीं पसंद आ रही है, या उनको सामान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और या उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कब कब बहुत सारे देश हैं जिनके आपसी संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है बच्चा, तो बहुत देश एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो वो बिजनेस नहीं करना चाहते। लेकिन कभी कभी बिजनेस में ऐसा हो जाता है कि वो आपसे संबंध नहीं, समझौता जो उनके बीच हुआ है वो उसके विपरीत हो जाता है, मतलब वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसे टालने के लिए, इसे टालना मतलब उन दोनों की दूरियां, उनके जो झगड़े हैं, उन सबको बीच में सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन बनाए गए हैं। ठीक है, व्यापारिक संगठन बनाए गए हैं। इसी के द्वारा जो भी व्यापारियों को एक दूसरे देश के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है वो इनके द्वारा सुलझाया जाता है, सुलझा दिया जाता है। कि आपसे मतभेद नहीं होना चाहिए, नीति कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो नीति है व्यापार के लिए, ये संगठन निर्धारित करते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चा, भिन्न भिन्न आर्थिक स्तर वाले देशों के बीच होने वाले व्यापार की प्रक्रिया को सरल तथा न्यायपूर्ण बनाने के उद्देश्य से कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ है। भिन्न भिन्न आर्थिक स्तर वाले मतलब कोई छोटे व्यापारी हैं, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, कोई थोड़े थोड़े अलग अलग प्रकार के सामान बना रहे हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग आर्थिक स्तर वाले जो व्यापारी होते हैं, देशों के बीच होने वाले व्यापार की प्रक्रिया को सरल तथा न्यायपूर्ण, मतलब एक दूसरे देश के साथ आराम से काम कर सकें, नियम कानून के अनुसार काम कर सकें, इसीलिए आर्थिक संगठनों का निर्माण किया गया है। बहुत सारे आर्थिक स्तर हो जाते हैं, जैसे बहुत बहुत सभी देश तो विकासशील देश नहीं है, विकसित देश नहीं है, कुछ विकासशील हैं, कुछ अविकसित भी हैं, लेकिन जरूरतें तो हमारी भी हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है। तो विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश, सभी लोग आपस में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन उनका आर्थिक स्तर किसी का निम्न होता है, किसी का उच्च होता है। तो इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन का निर्माण हुआ है। ये आर्थिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धि और सुलभता के लिए कार्य करते हैं। आप देखेंगे बच्चे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन जो है वो अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में जो व्यापार हो रहा है उसमें वृद्धि होना चाहिए। और दूसरी बात, सुलभता मतलब आराम से, सुलभ तरीके से आराम से सभी अपने कार्य कर सके, कोई किसी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई किसी के बिजनेस के बीच में प्रॉब्लम न कर सके।
क्योंकि कैसा हो जाता है कि उनका व्यापार अच्छे से चले, उस देश का व्यापार अच्छे से न चले, इसके लिए वो कुछ प्रॉब्लम ला देंगे, कोई समस्या उत्पन्न करेंगे कि हमको ये सामान नहीं चाहिए। उन्होंने पहले माँग की कि हमको ये सामान नहीं चाहिए, फिर बोल देंगे कि सामान चाहिए, फिर कहेंगे कि नहीं अभी हमको नहीं चाहिए। तो अभी उन्होंने उसका उत्पादन कर दिया, अब वो वापस कैसे लेंगे? तो ये जो छोटी-छोटी समस्याएँ आ जाती हैं ना, तो उसके लिए ये सब संगठन बनाए जाते हैं। कभी क्या होता है, कभी वो उनका मूल्य बढ़ा देते हैं, ठीक है? कभी कोई टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक? तो बहुत सारी नीतियाँ ऐसी आ जाती हैं कि उनका पैसा, उनका टैक्स, उनके सामान की लागत, वो सब कुछ निर्धारित करने के लिए एक नियम बनाया जाता है और ये नियम किसका द्वारा बनाया जाता है? आर्थिक संगठन के द्वारा कि उनके बिज़नेस में, उनके व्यापार में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है? अच्छा अभी आप यहाँ ध्यान दोगे आपकी पुस्तक में भी दिखाया गया है पेज नंबर 71 में आप देखना तो यहाँ पर देखो आर्थिक संगठन के लिए उन्होंने कुछ संगठन बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम दिए गए हैं आपकी पुस्तक में और उनका चिन्ह अलग-अलग सब संगठन का चिन्ह अलग-अलग है और सबका देश अलग-अलग है और उनका मुख्यालय मतलब उनका ऑफिस किधर है? उनका ऑफिस किधर है, किस देश में उसका ऑफिस है, ये दिखाया गया है और साथ ही साथ ये बताया गया है कि उनका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है? तो जैसे अभी हमारे यहाँ सार्क सम्मेलन ज़्यादा होता है, सार्क सम्मेलन क्यों होता है? क्योंकि ये एशियाई है, भारत एशिया के अंतर्गत आता है ना, हाँ? तो यहाँ पर एशियाई देशों के बीच में यहाँ पर सार्क सम्मेलन होता है। हम भी अपने बचपन से देखते थे कि सार्क सम्मेलन न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, ये क्या है? क्योंकि हमें उस समय समझ नहीं आता था, क्योंकि ये व्यापार का संगठन है, ठीक है? व्यापार का संगठन है कि किस तरह वो व्यापार कर रहे हैं, किसी देश को क्या प्रॉब्लम है, वो सब समस्याओं को समझाते हुए उसका समाधान निकाला जाता है। देश के बीच में सामाजिक कल्याण हो और उसका स्तर ऊँचा हो, ये सब कार्य करने के लिए ये सम्मेलन किया जाता है। सार्क सम्मेलन का जो मेन ऑफिस है वो कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ? नेपाल में है। ठीक है बच्चा? तो इस तरह नेपाल में नेपाल के काठमांडू में सार्क सम्मेलन किया जाता है, उसका मुख्य ऑफिस वहाँ पर है। उसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है बच्चा? ये भी एक विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका देखो लोगो जो है वो दिया गया है यहाँ पर। इसका जो ऑफिस है वो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है? उसके बाद दूसरा है यूरोपियन संघ ईयू उसका है बेल्जियम में इसका चिन्ह दिखाया गया है। अ, उसका जो चिन्ह है वो है और उसका जो ऑफिस है वो बेल्जियम में ब्रुसेल्स में है। उसके बाद है ओपेक। ओपेक का चिन्ह देख रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चा। इसका ऑफिस है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ठीक है? ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। तो सार्क का मैंने अभी बताया क्योंकि मैं हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं सार्क सम्मेलन हो रहा है, लेकिन उस समय हमें समझ नहीं आता था। ठीक है? आपने भी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में सार्क सम्मेलन हो रहा है। ठीक है? उसके बाद है आसियान। आसियान में यहाँ आप देखेंगे उनका चिन्ह है, लोगो है। उसके बाद इसका ऑफिस कहाँ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है? उसके बाद अगला है आपेक। ओपेक अलग है, आपेक अलग है। देखो आपेक का है सिंगापुर ऑफिस। आपेक का जो मुख्यालय है उसका ऑफिस कहाँ पर है? सॉरी सिंगापुर में। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एशिया और प्रशांत सागर के महासागर के क्षेत्र में जो मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग करना। एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में। देखो प्रशांत सागर तो बहुत बड़ा है ना, उससे आना जाना और मुक्त व्यापार करना, इस सब के लिए सिंगापुर का जो है अपेक है वो उनकी सहायता करता है और पूरा नियंत्रण करता है कि दो देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो सके और देशों के प्रादेशिक और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देता है। उसके बाद अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है उसके अंतर्गत ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका मेन जो मुख्यालय है जो है वो है चीन, संघाई में।
ठीक है? आपसी आर्थिक सहयोग के द्वारा वो लोग अपना बिज़नेस करते हैं, आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि हो सके, निधि उपलब्ध करना। निधि मतलब पैसा, कि वहाँ उनके पास पैसे हो सके कि वो किस तरह अपना आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण में कर सकें और अपना व्यापार कर सकें। तो ये जो चीज़ आकृति आपको दिखाई दे जा रही है, ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 17 पे दिया है। आप देखेंगे तो आपको समझेगा कि किस प्रकार देश में बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, उनका लोगो अलग-अलग है और उनका ऑफिस भी अलग-अलग है और उनका उद्देश्य क्या है कि किस तरह वो कार्य कर रहे हैं कि व्यापार संगठन में कोई समस्या उत्पन्न न हो। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छे से चलता रहे और इस तरह क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो विश्व का व्यापार है बहुत अच्छे से चल जाता है कि एक दूसरे के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कैसे हो जाता है कि हमारे देश को भी कुछ लाभ हो जाता है। अब हमारे देश को लाभ होना मतलब उनकी आवश्यकता थी, हमने उसकी पूरी की, उसके बदले में हमारी जो आवश्यकता थी उन्होंने पूरी की। अब ये जरूरी नहीं है कि उनको उन्होंने जब हमारी आवश्यकता पूरी की तो हम भी उनकी आवश्यकता पूरी। हो सकता है हमारे पास वो सामान नहीं हो, ठीक है? हमारे पास वो सामान नहीं होगा तो दूसरे देशों से लेंगे। सॉरी, वो दूसरे देशों से लेंगे। तो हमने क्या किया, जो उनसे सामान इम्पोर्ट करवाया उसका हम पेमेंट कर देंगे। जो भी टैक्स है, जो नियम है, जो उन सरकारी नीतियों के अंतर्गत है, ठीक है? तो वो सब नियम के अंतर्गत हम उनको पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह संतुलन बनाकर हम अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है? तो ये विश्व व्यापार का मुख्य संगठन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए किया जाता है। व्यापार से संबंधित जो मतभेद होता है, उसको हटाने के लिए, व्यापार की नीतियों की देखरेख करने के लिए सबसे जो मुख्य कार्य करता है वो WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे बहुत सारे संगठन हैं, वो अलग-अलग कार्य करते हैं, अलग-अलग देश के साथ हैं, अलग-अलग देश में सबका अपना-अपना मुख्यालय है। तो ये कौन है, पूरे देश पे नियंत्रण करते हैं, सिर्फ एक का नहीं। हुँ? आगे हम देखेंगे। अच्छा चलिए, एक बात और आपको बताते हैं। चलो, अगला हमारा टॉपिक आता है विड विपणन। विपणन क्या होता है? जैसे अभी हम अपने देश में ले लें, ठीक है? कि हमने किसी का उत्पादन किया, ठीक है? शॉर्ट में हम जैसे एक छोटा-सा उदाहरण ले लेते हैं कि हमने भाजी उगाई, सब्जी उगाई, ठीक है? सब्जी उगाई, हुँ? और उसको मार्केट में बेच दिया। मार्केट में हम गए बेचने के लिए तो हमको उतना अच्छा दाम नहीं मिला। हम देख रहे हैं शॉप वालों को कि उनको अच्छे दाम मिल जाते हैं, हमको अच्छे दाम नहीं मिल रहे, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने इतनी मेहनत करके उगाई है, सब कुछ उगाई है, लागत भी लगाई है, हमको उतना प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है? और शॉप वालों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके मॉल वाले का है, ठीक है? मॉल में आपने देखा होगा, हाँ? सब्जियों को बहुत अच्छे से पैक करके, हाँ? सजा कर रखा जाता है, लाइट लगा के रखा जाता है, हाँ? तो कैसे हो जाता है कि वो लोग वहाँ पर सब्जियाँ तुरंत, और वो लोग कैसे सब्जी को धोकर पैक करके आकर्षक तरीके से रैपर लगा कर रख देते हैं, हाँ? तो वो हम लोग जाते हैं मार्केट में, मॉल में से लेते हैं सीधा। अभी हम देख रहे हैं, अभी जो सस्ते मार्केट है, जो हमारे रोज के मार्केट हो जाते हैं, बाजार हो जाते हैं, वहाँ की अपेक्षा जो मॉल में हम सामान खरीदते हैं वो महंगे रहते हैं, ठीक है? अभी हम समझो कि बाहर हमने आलू और प्याज खरीदा 20 से 30 रुपए में, ठीक है? अगर हम वही चीज़ मॉल में खरीदेंगे तो हमको 50 से 60 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है? फ़र्क क्या है कि उसको उन्होंने बहुत अच्छे से रैप करके बेचा हुआ है। हुँ? रैप करके बेचने से क्या हो जाता है बच्चा, कि वो उनका रैप का भी खर्चा लेते हैं। मॉल में लाइट बिल है, वो सब है, उसका भी खर्चा लेते हैं। प्लस उसके लिए जो उन्होंने वहाँ पर व्यक्ति को लगाया हुआ है, उन सब का, तो उन सब के चार्ज लगाकर उन्होंने 20-30 के जो आलू प्याज थे, उन्होंने कितने में बेचा? 50-60 में। लेकिन व्यक्ति ने क्या किया? मॉल में जाके ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसको वो आकर्षक लगा। हाँ?
तो सबसे जरूरी है कि सामान को आकर्षक तरीके से बेचना। अच्छा, अभी आप लोग ये देखेंगे ऑनलाइन भी जो शॉपिंग करते हैं आप लोग, हाँ, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, हाँ, आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, घर बैठे-बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता, यात्रा नहीं करनी पड़ती, खर्चा नहीं होता है, टाइम नहीं जाता है उनका, हाँ, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है उनका। तो इस तरह कैसे होता है कि आपको सामान तो आप वहाँ पर देख रहे हैं, आपने चॉइस किया और वहाँ पर पेमेंट करके अपना सामान ले लिया। तो यहाँ तक कैसे हुआ, आपकी ज़रूरत थी, हाँ, उन्होंने आपकी ज़रूरत को पूरी कर दी। तो यहाँ पर ये हो गया कि एक व्यापार हो गया यहाँ पर, ठीक है? कि उन्होंने उस मूल्य की लागत लगाई थी, आपको पसंद था, आपने ले लिया, ठीक है? अब वही फुटपाथ पे एक व्यक्ति कपड़ा बेच रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप गए, देखे, अरे नहीं थोड़ा कम करो, नहीं थोड़ा और कम करो, नहीं 5-10 रुपए कम कर दो। फिर वो ऐसे करके आप लेते हो, ठीक है? अब यहाँ पर जब ऑनलाइन आपने शॉपिंग की तो आपने 1 रुपए भी कम कराए? नहीं कराए। आपने उनसे कोई मोल-भाव किया? नहीं किया। हाँ? ये है एक आकर्षक तरीके से सामान बेचने का तरीका। इसे ही हम विपणन कहते हैं। ठीक है बच्चा? देखो यहाँ पर आपकी किताब में भी एक उदाहरण दिया गया है कि जो ढूंढी बा है, वो खेत में बहुत मेहनत करके फसल उगा रहे हैं, ठीक है? और फसल उगाने के बाद वो मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है? मार्केट में बेचते हैं फिर भी उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर उनका जो बच्चा था वो कॉलेज में पढ़ा लिखा था, उसने ये सब देखा और उसको ये समझ में आया, ठीक है? समझ में आया तो उसने क्या किया, जो उसके पिताजी सब्जी वगैरह उगा रहे थे ना, उसको उसने क्या किया, बहुत अच्छे से पैकेट बनाया, आकर्षक तरीके से उस पे लेबल लगाया, नाम लिखवाया, हुँ? कंपनी का नाम लिखवाया, मतलब अपने पापा के नाम से उन्होंने ऐसे वो लेबल लगाया और फिर उसपे और फिर उन्होंने क्या किया, सुपरमार्केट में, मॉल में संपर्क करके वहाँ दिया। अब कैसे उनको उसका प्रॉफिट भी मिला, सामान भी उनका बिक गया, आकर्षक तरीके से भी दिख रहा है और वो बिक भी रहा है। तो इससे डोंडीबा को समझ में आया कि अरे! ये इतने से हाँ, इतनी कमी थी कि उन्होंने कि वो नॉर्मल तरीके से बेच रहे थे तो उतना नहीं बिक रहा था। अब उन्होंने उसको सजाकर रैप करके उसपे नाम लिख के उस पे प्राइस टैग लगाकर बेचा तो बिकने लगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया जा रहा है। एक मिनट। हाँ, देखिए, उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने तक एक प्रवाह तैयार होता है। इस प्रवाह के व्यावसायिक कार्यों को एकत्र रूप से विपणन कहा गया है। वस्तु का मूल्य, विक्रय में वृद्धि, विज्ञापन, वितरण और विपणन के प्रमुख घटक हैं। ठीक है? अच्छा, विज्ञापन के लिए आप ऐड देखते हो, बाहर बड़े-बड़े बैनर लगाए जाते हैं। टीवी में आप देखो हर एक सीरियल के बाद, हर एक गाने के बाद ऐड आ जाता है। ये कोलगेट इस्तेमाल करो, हाँ, इसमें ज़्यादा खुशबू है। हाँ, ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, इसमें लौंग है। क्यों ऐसे वो लोग आकर्षक बनाते हैं? क्योंकि उनको अपना व्यापार बढ़ाना होता है, ठीक है? जितना आकर्षक वो विज्ञापन बनाते हैं, उतना ही अच्छे तरीके से उनका सामान बिक जाता है। ठीक है, जितना सामान बिकेगा, हाँ, बिकेगा मतलब उनका भी सामान बिकने से है कि उनको उतना प्रॉफिट होगा, हाँ, विक्रय होगा, हाँ। हाँ, जब सामान ज़्यादा बिकेगा तो जिसकी माँग ज़्यादा रहती है मार्केट में, उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी ज़्यादा रहते हैं, वितरण करने वाले भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो इस तरह देखो यहाँ पर दिया है वस्तु का उत्पादन करना, उसका वर्गीकरण करना, मुद्रांकन करना, लेबल लगाना, पैकिंग करना। हाँ, आपने अभी वो सीधा खेत में से सब्ज़ी लाके बेच रहे थे तो उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। अब उनके बेटे ने क्या किया, हाँ, जो उत्पादन किया था, प्रोडक्ट किया था, अलग-अलग किया उन्होंने, वर्गीकरण कर दिया, ठीक है? ये प्याज है, ये सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी सबका टैग लगा दिया, सबका प्राइस टैग लगा दिया, सबको लेबल लगा दिया, हाँ, अच्छे से पैक कर दिया। अब उन्होंने मॉल में जाकर, मार्केट में अच्छी शॉप में जाकर उसकी कीमत लगाकर बेची और कैसे हुआ? पैकिंग किया हुआ था,
सबने तुरंत उनका सामान लिया, बहुत अच्छे से सामान बिकने लगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो नीचे दिया है चावल। हाँ, चावल का उदाहरण दिया है उन्होंने। हम अभी बिस्किट का उदाहरण ले लेते हैं, चावल का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ मोबाइल के भी उदाहरण आप लोग ले सकते हो कि जो जितने ही अच्छे तरीके से आपको सुविधा देते हैं, आप उसको ले लेते हैं। हाँ, मार्केट में जो ज्यादा, बाजार में जो ज्यादा बिकता है, ज्यादा दिखता है, व्यक्ति उसी को खरीदता है। ठीक है, तो जब उसको खरीदता है तो उसको प्रॉफिट होता है, विक्रय इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अधिकतर लोग देखो अभी यहाँ पर छोटी-छोटी दुकानों से खरीदने की अपेक्षा लोग मॉल में ऑनलाइन शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? हाँ, समय की बचत के लिए। हाँ, कि उनको जाना नहीं पड़ता, भीड़-भाड़ में इकट्ठे नहीं होने पड़ते, है ना? तो आजकल देखो अभी कोरोना टाइम पे भी हो गया है कि लोग बाज़ार में जाते नहीं हैं, यहाँ पे ही शॉपिंग कर लेते हैं। समझ में आया बच्चा? तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये ऑनलाइन शॉपिंग भी अभी ज़्यादा महत्व कर रही है। तो अभी यहाँ देखो चावल के बारे में बताया गया है, जैसे बासमती चावल है, ठीक है? उसकी पैकिंग अच्छे से की गई है, ठीक है? चावल कितने प्रकार का है? दो दूबर चावल है, टुकड़ा चावल है, कंपनी का नाम है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। चार मीनार है, फॉर्च्यून है, हाँ? कंपनी का नाम है, उनका चिन्ह है, उनका लेबल अलग से है। फिर उत्पादन का स्तर है कि उसको दावत राइस है, बहुत बिरयानी राइस है। हाँ, कि जब मेहमान आए या दिवाली आए तो ये वाला चावल बना के खिलाओ, कभी कभी चलता है ना? बोलते हैं ना महंगा है तो चलता है, दिवाली में एक बार तो बनाना है। ऐड देखा आप लोगों ने? हाँ, तो कैसे कि दिवाली में इतना महंगा चावल बनाते तो कभी कभी चलता है। ठीक है, इस तरह से वो ऐड बना देते हैं और उनका सामान भी लोग खुशी-खुशी ले लेते हैं कि चलो एक बार तो चलता है। एक बार चलता है कि मतलब उनका सामान तो बिक गया। तो इस तरह उसका मूल्य विज्ञापन आकर्षक पैकिंग के साथ बिक जाता है। तो यही बच्चा हो गया अ, विपणन हो गया। ठीक है बच्चा? यहाँ तक समझिए। आगे हम देखेंगे विपणन का महत्व क्या है। आधुनिक और आधुनिक औद्योगिक समाज में वैश्वीकरण वैश्वीकरण मतलब विश्व में उत्पादन के अनेक विकल्प होते हैं और वर्तमान व्यापार की संरचना होती है। विपणन के द्वारा अनुशासनबद्ध पद्धति से व्यापार में वृद्धि होती है। एक ही समय पे बड़े पैमाने पर वितरण किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर वितरित किया जा रहा है सामान। उत्पादन को अधिक से अधिक उपभोक्ता, मतलब जिनको ज़रूरत है उस सामान की, अधिक से अधिक लोग इस्तेमाल कर सकें। इसलिए उत्पादन के विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। हाँ, ठीक है, क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि लोगों की ज़रूरत थी। ठीक है, अभी देखो जैसे कोरोना टाइम था, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो लोगों की जरूरत किस पे बढ़ गई? वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था, ऑफिस वगैरह का, तो लोगों को लैपटॉप की जरूरत पड़ गई, कंप्यूटर की जरूरत पड़ गई। बच्चों ने यहाँ पर घर में ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए हुआ तो सबको मोबाइल की जरूरत पड़ गई कि सब लोग तो कंप्यूटर और लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एंड्रॉइड फोन खरीदना शुरू किया। तब क्या हुआ कि एंड्रॉइड फ़ोन वगैरह कैसे ईएमआई पर लोग देने लगे, कि आप आधार कार्ड दीजिए, ईएमआई पर फ़ोन ले लीजिए, छोटे-छोटे, और छोटे-छोटे फिर डेटा में भी उन्होंने ये किया कि ऑफ़र आ रहे हैं। क्यों किया ऐसे? कि जितनी ज़्यादा हमारी ज़रूरत थी उपभोक्ता को जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो लोग उस समय के अनुसार अपने जो सामान है उत्पादन में चेंजेस कर देते हैं, अपनी नीतियों में चेंजेस कर देते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, चेंजेस करने से क्या होता है, व्यापार ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के युग में विपणन व्यापार व्यवस्था एक मुख्य आधार है। ठीक है बच्चा? क्योंकि उसमें विज्ञापन के द्वारा देखो ये होता है कि हम अपने जो वस्तु है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके उसको बेच सकते हैं और उत्पादन की और उपभोक्ता को अधिक से अधिक हम आकर्षित कर सकते हैं कि बच्चा उसको ध्यान से देखे और समझे कि कहाँ पर मतलब हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या अ, तो यहाँ पर लोग कैसे हैं कि बाज़ार में विज्ञापन देख के उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है? और कुछ कंपनियों ने तो फ्री में
डेटा देना शुरू किया था कि 10 दिन का डेटा फ्री मिलेगा, ये फ़ोन पे के ऊपर आपको इतने दिन का रिचार्ज फ्री मिलेगा। तो उन्होंने कैसे विज्ञापन देखा और अपनी ज़रूरत पूरी कर दी। तो ये कैसा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बन गया था, क्योंकि सिर्फ़ हमारे देश में कोरोना नहीं था, पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ था। पूरे विश्व में ऑनलाइन लेक्चर हुआ था। हाँ? और ऑनलाइन व लेक्चर के साथ-साथ यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो गए थे। तो अचानक किस पे ज़ोर आ गया था? हाँ? ये जो सब हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उस पे अधिक आ गया था। तो ये सब बहुत बिकने लगे थे, तो उनका व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगा था। अभी हम आगे ध्यान देंगे बच्चा कि वीरप्पन व्यवस्था जो प्रौद्योगिक क्रांति के कारण पूरा विश्व एक बड़ा बाजार का केंद्र बन गया। ठीक है? सूचना प्रौद्योगिक मतलब ऑनलाइन के जो सब काम होने लगे थे, उसके द्वारा अंतरजाल, अंतरजाल किसे कहा जाता है? इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा विविध देशों के साथ हमने संपर्क स्थापित किया और उपभोक्ता के पास विविध विकल्प थे कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सके, ई-मार्केटिंग कर सके। हाँ? कि देखो अभी आपने मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने एक छोटा-सा उदाहरण अमेज़न, फ्लिपकार्ट का दिया था कि बहुत सारी बुक्स, दवाइयाँ अभी तो ऑनलाइन फार्मेसी भी बहुत सारी हैं कि दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। ऑनलाइन हम बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधा अंतरजाल के द्वारा हो गई। तो ये सब कैसे हो गया? वीरप्पन व्यवस्था की सूचना प्रौद्योगिकी संचार साधनों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर ई-मार्केटिंग के साधने के उपयोग से हमारा बिज़नेस जो है, हमारा व्यापार बहुत आगे तक बढ़ते जा रहा है। ठीक है बच्चा? तो यहाँ तक हमारा ये पूरा लेसन समाप्त होता है। आगे हम फिर से एक बार रिवाइज़ करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने शुरू किया था व्यापार से कि व्यापार की संकल्पना क्या है? जो हमारी ज़रूरत होती है, हम उसकी माँग करते हैं, सामने वाला व्यक्ति उसकी पूर्ति करता है। जो हम उसकी ज़रूरत है, हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो अदला-बदली भी होता है, एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी होता है, उसे हम व्यापार कहते हैं। व्यापार में 3 आयात और निर्यात 2 प्रकार हैं कि अगर हम किसी देश से सामान मंगवाते हैं तो उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं। किसी देश को ज़रूरत है कुछ सामान वो हमसे माँगता है तो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है? उसके बाद है व्यापार में 3 प्रकार है, संतुलित, अनुकूल और प्रतिकूल। इसमें जो आयात और निर्यात के मूल्य में जो अंतर होता है, उसे दर्शाया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से कानून नीतियाँ बनी हैं, उसके बारे में और कौन-कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा सुलझाया जाता है। बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, उनका मुख्यालय अलग-अलग जगह पर है। इनका उद्देश्य क्या है कि विश्व में किसी भी देश को प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से वो लोग बिज़नेस कर सकें, व्यापार कर सकें, कि यहाँ पर उनको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उसके बाद हमने एक छोटा-सा उदाहरण लिया था वीरप्पन का कि किस तरह हम आकर्षक तरीके से अपना सामान बेच सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वीरप्पन का महत्व कि हम ई-मार्केटिंग के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा किस तरह हम इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे सामान को बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? अच्छा किसी को कोई प्रश्न पूछना हो बच्चा या किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस व्यापार से संबंधित प्रश्न किसी को पूछना है बच्चा? आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, रेज़ हैंड कर सकते हैं बच्चे। किसी को कुछ पूछना है बेटा? हाँ, बोलो किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ तक समझ नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। ओके। देखिए, व्यापार जो है वो पूरे विश्व के लिए है, हमारे साथ-साथ हम व्यापार में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ते जाएगा, हम क्रय-विक्रय के साथ हमारा लाभ और हानि कैसे जो हम व्यापार के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ चलते हैं, तो हमारा लाभ बढ़ते ही जाता है। ठीक है बच्चा? और इसके लिए हम जैसे अपना
व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं और देश भी तरक्की कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना योग्य है कि किस तरह हम अपने व्यापार को बढ़ाकर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? ओके सर?